दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी मैं आपको जो समझाने सिखाने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। देखिए ऐसा है कि आपका समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, और उसके लिए आप चाहते हैं बेहतर तैयारी हो, लेकिन उसके लिए सही रणनीति क्या है एक बार मैं कम शब्दों में बता देता हूं, फिर सीधे आता हूं अपने टॉपिक पर, ठीक है। तो रणनीति हमारी ये होनी चाहिए कि पहले ये पता चले कि प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरह के सवाल पूछे जाते थे। अगर उन सवालों के बारे में हमें पता होगा तो आसानी से हम उसी पैटर्न पर फॉलो करेंगे और उसी तरह के सवालों को आगे हम लोग हल किया जाएगा, ठीक है। उसी लिए मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया। इस वीडियो के दो क्रम हैं। एक तो दोस्तों हिंदी सब्जेक्ट है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है 60 नंबर का, तो हिंदी के लिए दोस्तों अलग क्लास दी जाती है और जीएस के लिए दोस्तों अलग क्लास दी जाती है। हिंदी की क्लास में संपूर्ण हिंदी पर डे पढ़ाया जाता है, पूरा कंप्लीट चैप्टर। उसी तरह से जीएस की क्लास में कंप्लीट चैप्टर, ठीक है। इन चैप्टर से दोस्तों सवाल आते हैं, प्राचीन इतिहास से मध्यकालीन, आधुनिक, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, जनसंख्या, नगरीकरण, यूपी स्पेशल के सवाल हो गए, इधर संविधान हो गया, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान के क्वेश्चन हो गए, साइंस एंड टेक के सवाल हो गए, अर्थशास्त्र हो गया, पर्यावरण हो गया और कृषि हो गया, ठीक है। इसमें से कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होंगे जो आप कभी छूते नहीं हैं, कभी पढ़ते नहीं हैं, फिर कैसे आप कल्पना कर लेते हो कि समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में जो कुछ आएगा आप बता दोगे, ठीक है। इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। अब अगली बात सुनिए। अब हम लोगों ने जब ये पेपर सोल्यूशन स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैं अपनी शुरुआत कर रहा हूं मेंस एग्जाम से, ठीक है। मेंस में भी दोस्तों इसी तरह के बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहां मेंस एग्जाम मैं कवर करने चल रहा हूं। 2021 का सवाल है और आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है। साफ तौर पर यहां लिखा हुआ दोस्तों कि आज लेक्चर कौन सा, दूसरा लेक्चर है। इसका पहला लेक्चर आपको दिया जा चुका है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग कहां पे आ जाएंगे दोस्तों, हम लोग प्री के सवाल भी हम लोग हल किया जाएगा। तो स्टार्ट किया जाए आज की कहानी को, चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं, ठीक है। जो स्टडी 91 की प्लेटफॉर्म की तरफ से दोस्तों बुक लॉन्च किया गया है समीक्षा अधिकारी के लिए, हिंदी और जीएस दोनों किताबें लॉन्च की गई हैं, ठीक है। तो आप इन किताबों का आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। बाकी कोर्सेज वगैरह भी अवेलेबल हैं, तो आप कोर्स भी ले सकते हैं या हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला सवाल ये रहा मेंस परीक्षा में, आरओ मेंस परीक्षा 2021 में प्राचीन इतिहास का सवाल है। ध्यान दीजिएगा यहां क्या लिखा है साफ तौर पर, प्राचीन इतिहास। तो हम लोग हर चैप्टर के सवाल हल करेंगे, ठीक है। सवाल देखिए, एक नंबर का सवाल, शानदार सवाल लिखा है, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब जिस बच्चे को पता होगा पैसरा कहां पर है, वीरभानपुर कहां पर है, लेखैया कहां है, मदहा कहां है, वही तो इसका जवाब दे पाएगा। और जिसे नहीं पता होगा वो क्या करेगा, तो आइए सबसे पहले देखते हैं। यहां लिखा है मध्य पाषाणिक स्थल एक तरफ लिख दिया गया दोस्तों, दूसरे तरफ राज्य लिख दिया गया कि इसका लोकेशन कहां है। पहला पॉइंट दे रहा दोस्तों मदहा। मदहा कहां पड़ता है, याद रखें दोस्तों, मदहा पड़ता है प्रतापगढ़ में। कहां पड़ता है दोस्तों, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ कहां दोस्तों, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में। लेखैया कहां पड़ता है दोस्तों, लेखैया पड़ता दोस्तों मिर्जापुर में। कहां पड़ता है, मिर्जापुर में लेखैया पड़ता है, ठीक है। ये जो जगह है ये मिर्जापुर में है। मिर्जापुर कहां दोस्तों, यह भी उत्तर प्रदेश में है। पैसरा दोस्तों कहां पड़ता है, तो पैसरा पड़ता दोस्तों मुंगेर में। कहां पड़ता है, मुंगेर। अब मुंगेर कहां है दोस्तों, मुंगेर स्थित है बिहार में, ठीक है। उसी तरह से वीरभानपुर कहां पड़ता है दोस्तों, तो वीरभानपुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में। कहां पड़ता है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। आपसे क्या पूछा था, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाना है, पूरब से पश्चिम नहीं। तो सबसे लास्ट में कौन पड़ेगा, सबसे लास्ट में पड़ेगा मदहा, तो मदहा को 1 नंबर दीजिएगा। फिर पड़ेगा मिर्जापुर, मिर्जापुर को 2 नंबर दीजिएगा। फिर पड़ेगा मुंगेर, मुंगेर को 3 नंबर दीजिएगा। फिर पड़ेगा पश्चिम बंगाल 4 नंबर, यानी मदहा, लेखैया, पैसरा, वीरभानपुर, ठीक है। तो मदहा पड़ेगा 1 नंबर पे, लेखैया पड़ेगा 2 नंबर पे, पैसरा पड़ेगा 3 नंबर पे और वीरभानपुर पड़ेगा 4 नंबर पे, ठीक है। तो 4 2 3 1 ये आपका सही जवाब हो जाएगा। 4 2 3 1 कहां पर दोस्तों, 4 2 3 1 सॉरी 4 2 1 3 ना, 4 2 1 3, बहुत ध्यान से पढ़िए। ये देखिए ये पहले नंबर पे 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, 3 है, तो 4 2 1 3 यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा मिस्टेक होता तो ये वाला उत्तर हो जाता, गलत हो जाता, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आपको इसका लोकेशन पता हो, नहीं पता रहेगा तो सवाल गलत होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने जो हमारी किताब जीएस की उनसे हमने किया क्या कि चलो आज आयोग ने सवाल पूछ दिया, आयोग और क्या जानना चाहता है। आयोग आपसे यह भी जानना चाहता है कि क्या आपको मध्य पाषाण काल की अवधि पता है कि मध्य पाषाण काल किस अवधि को कहते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता वो ध्यान देंगे, 10,000 बीसी से लेकर के 7,000 बीसी तक के समय को क्या कहा जाता है, मध्य पाषाण काल की अवधि माना जाता है, ठीक है। कहां से, ईसा मसीह के जन्म के 10,000 साल पहले से लेकर के 7,000 साल तक के पहले का समय को यह कहा जाता है। दोस्तों मध्य पाषाण काल की खोज किसने किया, बताइए, पूछता है सवाल। इसकी खोज किसने किया, तो इनका नाम था CL कार्लाइल। क्या नाम था दोस्तों, CL
कार्लाइल, क्या नाम था, कार्लाइल, ठीक है, CL कार्लाइल के द्वारा मध्य पाषाण काल की खोज की गई है। इसको भी याद रखेंगे, बहुत शानदार सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां आएंगे तो दोस्तों अगले विषय की बात करेंगे। अगला विषय दोस्तों मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। तो मध्यकालीन इतिहास से क्या सवाल है, जरा इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। लिख रहा है कि शेरशाह सूरी के काल में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शेरशाह सूरी के समय से संबंधित सवाल है, बताइए कौन सा सही है। पॉइंट 1 दे रहा है कि यह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माता था, क्या यह सही है, बिल्कुल शानदार प्रशासनिक व्यवस्था थी इसके शासनकाल में, यह सही जवाब है। दूसरा लिख रहा है हालांकि एक शासक के रूप में उसके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। इसका तात्पर्य क्या है, देखिए अगर शेरशाह सूरी की बात करें तो शेरशाह सूरी ने दो तरह के काम किए। एक तो दोस्तों अपने साम्राज्य का विस्तार भी जम के किया है, दूसरा दोस्तों प्रशासन भी किया है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा काम ज्यादा किया है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि दोस्तों इसने प्रशासन ज्यादा किया है, इसलिए दोस्तों प्रशासन मतलब राज्य विस्तार नहीं, प्रशासन मतलब प्रशासनिक व्यवस्था को ज्यादा बढ़ाया है। इसलिए दोस्तों यहां पर 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी यहां पर दोनों उत्तर आपके सही हो जाएंगे। इससे संबंधित और क्या क्या सवाल इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सवाल आता है कि भूमि का सर्वेक्षण सबसे पहले किसने करवाया था। तो याद रखिएगा भूमि का सर्वेक्षण सबसे पहले शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। यह अफगान का शासक था, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों डाक प्रथा चलाने वाला पहला शासक कौन था। तो यह भी दोस्तों कौन था, शेरशाह सूरी के द्वारा ही पहली बार दोस्तों क्या चलाया गया, डाक प्रथा चलाया गया। शेरशाह सूरी के वित्त मंत्री का नाम क्या था, ठीक है। इसके वित्त मंत्री का नाम था राजा टोडरमल। क्या नाम था दोस्तों, राजा टोडरमल। क्या नाम था, राजा टोडरमल। कौन थे दोस्तों, वो शेरशाह सूरी के वित्त मंत्री थे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। शेरशाह का मकबरा कहां स्थित है दोस्तों, तो इसका मकबरा बना हुआ है सासाराम बिहार में। कहां पर बना हुआ है, सासाराम बिहार में। और इसकी मृत्यु कैसे हुई थी दोस्तों, तो याद रखिएगा कालिंजर अभियान के दौरान। कब हुई थी दोस्तों, कालिंजर अभियान के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। कब, 1545 ईस्वी में, ठीक है। और 2 युद्ध दोस्तों इसने लड़ा है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल वहां से भी आता है। एक तो दोस्तों है चौसा का युद्ध, ठीक है। कौन सा युद्ध दोस्तों, चौसा का युद्ध। कब लड़ा था इसने, 1539 ईस्वी में लड़ा था। एक सवाल और याद रखिएगा, बिलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों, बिलग्राम का युद्ध, या फिर इसी को कन्नौज का युद्ध कहा जाता है। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, ये लड़ा था इसने 1540 ईस्वी में, ठीक है। ये दोनों युद्ध का नाम आपको याद रखना है, दोनों परीक्षा में पूछे जाते हैं। कम से कम इतनी बात दोस्तों आपको पता होना चाहिए। बाकी और भी है, जैसे GT रोड का निर्माण सबसे पहले इसी ने कराया, तमाम चीजें हैं वो आप ध्यान में रखेंगे। अगला चैप्टर दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास है। मेंस में यहां सवाल पूछा गया कि 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। हम केवल इतना जानते हैं कि नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था, भगत सिंह जी ने किया था। इसके अलावा आप लोगों को नहीं पता, लेकिन ध्यान दीजिएगा भगत सिंह के साथ और भी लोग थे। भगत सिंह के साथ यशपाल जी थे, भगत सिंह के साथ छबील दास थे। यहां पर जो अंबिका चक्रवर्ती लिख रहा दोस्तों, ये भगत सिंह जी के साथ नहीं थे। ये नौजवान सभा की स्थापना अंबिका चक्रवर्ती जी ने नहीं किया है, ये उसके प्रारंभिक सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो आपसे पूछ दिया दोस्तों अगला सवाल कि कौन नहीं था, तो जवाब क्या बताएंगे आप, याद रखेंगे अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे, ठीक है। अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। अगला सवाल लिख रहा दोस्तों, इसके प्रारंभिक सदस्य में कौन थे, तो कम से कम 3 लोगों का नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आप भगत सिंह का नाम याद रखिए, दूसरे नंबर पे दोस्तों आप छबील दास का नाम याद रखिए। किसका नाम, छबील दास का नाम याद रखिए। और तीसरे नंबर पे दोस्तों यशपाल जी का नाम याद रखिए। एक सवाल और इंपॉर्टेंट है कि सर ये जिस नौजवान सभा की बात कर रहे हैं, ये नौजवान सभा बनी कब थी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, कब, तो अगर कब का सवाल करें तो क्या बताएंगे दोस्तों, 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना हुई थी। ये आप याद रखेंगे, यह भी शानदार सवाल है, ठीक है। अच्छा सवाल है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला चैप्टर दोस्तों हमारा जियोग्राफी से, ठीक है। विश्व का भूगोल, हमने कहा ना, सॉरी भारत के भूगोल से सवाल है। हमने आपसे क्या कहा कि दोस्तों हम लोग हर एक विषय से सवाल देखेंगे, ताकि कोई भी चैप्टर ऐसा ना हो जिसके बारे में हम लोग न पढ़ा जाए। एक बात याद रखिएगा, अगर आप इस सीरीज को पसंद करते हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से करिएगा। आप चाहेंगे तो ही मैं इस सीरीज पे काम करूंगा, अन्यथा क्या फर्क पड़ता है, मैं और भी चीजें पढ़ा सकता हूं, यही क्यों पढ़ाऊं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत मजेदार है। इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि पुराने सवालों में पूछा क्या गया था, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है हिमालय में त्रिशूल शिखर। हिमालय में दोस्तों किसके बारे में बात कर रहा है, त्रिशूल शिखर की बात कर रहा है। त्रिशूल शिखर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए मेंस का सवाल है, इसलिए हो सकता है कि आप हेडेक में आ रहे हो, परेशान हो रहे हो। और हमने शुरुआत ही मेंस से किया है। क्यों मेंस से शुरुआत किया है यार, अगर प्री से शुरुआत करेंगे तो मजा थोड़ा कम आएगा। मेंस
से अगर हम लोग शुरुआत करेंगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, हमने मेंस के सवाल देखे हैं तो हम प्री के सवाल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस आएगा, आप साथ में केवल बने रहिए, ठीक है। तो सवाल क्या लिख रहा है दोस्तों कि बताइए कौन सा कथन सही है। करा ये जो त्रिशूल शिखर ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिला में है, बिल्कुल सही है, बागेश्वर जिला में है, ठीक है। इसकी चोटी दोस्तों 7500 मीटर से अधिक ऊंची है, दोस्तों यही गलत लिख दिया। इसकी चोटी दोस्तों लगभग 7100 मीटर है, बल्कि आप उसको 7000 मीटर ही बोलिए, ठीक है, 7000 मीटर ही बोलिए, 7500 मीटर गलत हो जाएगा। इस वजह से दोस्तों इस सवाल का जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि इसकी चोटी ये जो 7500 मीटर लिख रहा है ये गलत है। अब अगला सवाल दे रहा है दोस्तों त्रिशूल शिखर कहां स्थित है, ये भी आ सकता है, छोटे मोटे एग्जाम में भी आ सकता है, हो सकता है इस तरह का सवाल आपसे परीक्षा में पूछ ले, ठीक है। तो याद रखेंगे ये आपके बागेश्वर जिला में स्थित है। कहां पर स्थित है, बागेश्वर जिला, कहां पर दोस्तों बागेश्वर जिला, याद रखेंगे उत्तराखंड में। कहां पर है दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल आ सकता है कि बताइए त्रिशूल शिखर की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट ऊंचाई। तो मैंने आपसे कहा ना 7000 मीटर, एकदम एग्जैक्ट की बात करेंगे तो 7120 मीटर है। कितना दोस्तों, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 7000 मीटर याद रखो, आप 120 भूल जाओगे, ठीक है। मेरे लिए दिक्कत नहीं है, आप भूल जाओगे, समस्या इस बात की, ठीक है, क्योंकि आप इतने छोटे छोटे आंकड़े याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है, इसलिए 7000 मीटर याद रखो। करा त्रिशूल शिखर की मातृ श्रेणी कौन सी है, जो त्रिशूल शिखर है ये किससे निकला हुआ है। तो देखिए त्रिशूल शिखर कहीं ना कहीं हिमालय से मुलाकात करता है, और हिमालय बोलने से काम नहीं चलेगा, ये कुमायूं श्रृंखला का हिस्सा है दोस्तों, याद रखेंगे। जो कुमायूं श्रेणी है ये भी उत्तराखंड में है, कुमायूं गढ़वाली का नाम सुना होगा आपने, तो कुमायूं का हिस्सा है दोस्तों, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कुमायूं हो जाएगा। एक आसान सवाल पूछता हूं दोस्तों, उत्तरांचल राज्य उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था, तो याद रखें दोस्तों 9 नवंबर को अलग हुआ था, 9 नवंबर सन 2000 में दोस्तों उत्तरांचल अलग हुआ था। कितने जिलों को लेकर के, तो 13 जिलों को लेकर के दोस्तों अलग हुआ था, याद रखेंगे। अच्छा ये उत्तरांचल का नाम दोस्तों उत्तराखंड कब पड़ा, इसका नाम उत्तराखंड कब पड़ा, मान लीजिए कभी एग्जामिनर के दिमाग में आया और ये सवाल पूछ दिया, ठीक है, तो याद रखेंगे इसका नाम उत्तराखंड वर्ष 2007 में हुआ है। कब हुआ दोस्तों, वर्ष 2007 में हुआ है, ठीक है। जबकि अलग कब हुआ था, तो अलग सन 2000 में हो गया था। सन 2000 में 3 अलग अलग राज्यों का गठन हुआ था। एक याद रखेंगे सबसे पहले छत्तीसगढ़ बना था, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था मध्य प्रदेश से अलग होकर के। फिर उत्तरांचल का गठन होता उत्तर प्रदेश से अलग होकर के 9 तारीख को। फिर 15 तारीख को ध्यान देंगे झारखंड का गठन किया जाता बिहार से अलग करके, उसको 15 नवंबर को गठन किया गया, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। ये हो गया दोस्तों भारत के भूगोल से सवाल। विश्व के भूगोल का सवाल देख लीजिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्या क्या सवाल आता है, लेकिन डेंजर सवाल है, एक ऐसा सवाल जो आपके दिमाग में आएगा सर ये सवाल हमसे याद ही नहीं हो सकता, याद ही नहीं हो सकता, और मैं याद कराता हूं, ठीक है। मेंस 2021 का सवाल है, ध्यान दीजिएगा, पूछा कि कौन सा मध्य पूर्व देश का हिस्सा नहीं है। अब इतना सारा दे दिया, और सच बताएं तो आपको नहीं पता है, ठीक है, आपको नहीं पता। आपको इसका उत्तर कब पता होगा, जब सर हमें यह पता होगा कि नहीं मध्य पूर्व में आते कौन कौन से देश हैं, तब तो ये हम बताएंगे। सर ऐसे कैसे अंदाज से बता दे। चलो अभी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। अभी झगड़ा किसके किसके बीच में चल रहा है दोस्तों, तो देखिए आपने अक्सर करके लड़ाई सुना होगा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। किसके किसके बीच में, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई चल रहा है, ठीक है। तो पहले तो ये इजराइल और फिलिस्तीन को आप एक साथ लिख लीजिएगा, इजराइल और फिलिस्तीन को एक साथ लिखिएगा। अब इस लड़ाई में दोस्तों ईरान और इराक को भी शामिल कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको, ईरान इराक को शामिल कर लीजिए, ठीक है। फिर इस लड़ाई में दोस्तों सीरिया भी शामिल हो गया और तुर्की भी शामिल हो गया। ये देखिए बोलना आसान है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन पहले बिठाइए। किसके बीच में लड़ाई चल रही थी, इजराइल फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई चल रही थी। ईरान इलाक इसमें क्या हो गए दोस्तों, अलग से शामिल हो गए, ठीक है। इसके बाद सीरिया तुर्की आ गए, उधर के बाद फिर क्या हो गया दोस्तों, लेबनान जार्डन आ गए। कौन आ गया, लेबनान आ गया, जार्डन आ गया, जार्डन आ गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे मुस्लिम कंट्री थे वो भी आ गए, जिसमें क्या क्या नाम आता है, ओमान का नाम आता है, यमन का नाम आता है, कतर का नाम आता है, बहरीन का नाम आता है। ओमान, यमन, कतर और बहरीन, ठीक है। इसके अलावा जो शांति प्रिय देश हैं थोड़ा उनको पकड़ लीजिए, जैसे सऊदी अरब, जल्दी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, जैसे यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना। इसके अलावा एक अलग से कंट्री लिखेंगे दोस्तों आप यहाँ पर, मिस्र लिखेंगे, ठीक है। ये दोस्तों जो मैंने लिखा ना सारी चीजें, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी मध्य पूर्व में आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, लिख रहा है जॉर्डन इजराइल, लेबनान और सीरिया, जॉर्डन तुर्की, इसमें तो सब आ गए, ठीक है। करा दोस्तों कौन सा मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है, ठीक है, कोई तो एक ऐसा दिखेगा जो मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक
एक मिनट, मैंने कुछ लिखा क्या? इजराइल हो गया, जॉर्डन हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं बताऊं, अब इसमें से आप पढ़ेंगे कि सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, सारे ऑप्शन। तो जब ये सवाल आयोग में पूछा गया ना, तो मुझे याद आ रहा है कि आयोग ने क्या किया गया था, इस सवाल को कर दिया कैंसिल। क्या लगा दिया? स्टार। क्योंकि सारे हमने जॉर्डन के साथ लेबनान भी पढ़ लिया, इजराइल के साथ फिलिस्तीन पढ़ लिया, सीरिया के साथ तुर्की पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, तो सारे देश तो हैं उसमें, ठीक है। फिर तो आयोग ने क्वेश्चन डाला, फिर आयोग ने क्वेश्चन बाहर भी कर लिया। ये सारे देशों के नाम थे जो आप ऐसे कॉम्बिनेशन बना के याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, वही हम भी सोचे कि आंसर क्यों नहीं दिख रहा है। अगला सवाल दोस्तों, चलिए आज मध्य पूर्व पूछा, कल हो सकता है आपसे स्कैंडिनेवियन देश के बारे में पूछ ले कि बताइए कौन से देश स्कैंडिनेवियन कहे जाते हैं। इसमें 3 देश हैं। कितने देश हैं दोस्तों? इसमें 3 देश हैं। एक नॉर्वे का नाम आता है, एक स्वीडन का नाम आता है, एक डेनमार्क का नाम याद आता है, ठीक है। कौन कौन से देश आते हैं दोस्तों? नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है और डेनमार्क होता है। इसको स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है। एक सवाल और आता है कि नार्डिक देश किसे कहा जाते हैं। तो जब कभी नार्डिक देश पूछे ना, तो नार्डिक देश में याद रखेगा नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। जिसको आपने स्कैंडिनेवियन कहा था दोस्तों, उसको तो आप रख ही लीजिएगा, उसके साथ 2 देश और ऐड कर लीजिएगा। ये 2 नंबर पे हो गया, 3 नंबर पे हो गया। चौथे नंबर पे दोस्तों यहां पर ऐड कर लीजिएगा आप आइसलैंड को। किसे ऐड कर लेंगे? आइसलैंड को ऐड कर लीजिएगा। और चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे दोस्तों झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को, तो दोस्तों यहां पर आप फिनलैंड भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ये 5 देश आ जाते हैं। कभी कभी दोस्तों इसमें एक द्वीप समूह भी आ जाता है, परीक्षा में दे देता, फैरो द्वीप समूह। कौन सा दोस्तों? फैरो द्वीप समूह जो है, इसको भी हम लोग रखते हैं किसके अंतर्गत? नार्डिक देश के अंतर्गत। इसलिए आप इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। देखिए मेंस के सवाल है, अगर आपका लेवल वही बना रहेगा प्री में ना, काम नहीं चलेगा। खाली प्री क्वालिफाई करके चले जाना है कि भाई प्री क्वालिफाई कर लिया, फिर फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, इंस्टा पे लगा दिया स्टोरी, ठीक है, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दिया कि भैया मैं समीक्षा अधिकारी का प्री क्वालिफाई कर लिया। और मेंस का क्या बताइए? इसलिए तैयारी हमेशा पूर्ण होनी चाहिए, अधूरी तैयारी नहीं, ठीक है। इस लेवल से जब आप पढ़ेंगे और अभी से जब आप पढ़ेंगे, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब जाके आप समझ पाएंगे। देखिए ये एग्जाम आते ही ना तमाम यूट्यूब चैनलों के द्वारा दोस्तों खलबली मच गई। आओ पढ़ लो, जो जहां मैराथन लेके शुरू हो तहां ही मैराथन लेके शुरू है, और उसको ये नहीं पता कि क्वेश्चन का लेवल कहां पर है। हाल फिलहाल में कई सारी परीक्षाएं हुई हैं, लोग अपने किताबों से और अपने क्लास से मिलवा नहीं पा रहे हैं कि कहां से क्या बताएं हम, ठीक है। हमने भी अपना पैटर्न चेंज किया। मेरी आदत क्या है, मैं हमेशा दुनिया देखकर चलता हूं। दुनिया मतलब वाकई में एग्जाम में क्या पूछा जाना, उस पर रिसर्च करके चलता हूं। यही रीजन है कि मैं ढेर सारे परीक्षाओं को नहीं कवर कर पा रहा। हमारी टीम लिमिटेड परीक्षाओं पर काम कर रही है। अनायास का हाथ पैर फैला लोगे और अच्छा मटेरियल डिलीवर नहीं कर पाओगे, उसका मतलब कोई निकलता है? कोई मतलब नहीं। इसलिए सोच समझकर अच्छे से काम करो। तो मुझे लगा नहीं, ये पैटर्न दोस्तों होना चाहिए। ये पैटर्न जब रहेगा ना, तब बच्चों को इससे ज्यादा हेल्प मिलेगा और वो समझ पाएंगे कि हमारे लिए सही गलत क्या है। ये पढ़ के लग रहा होगा ना, आप ढूंढना, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, ढूंढना कि क्या इस लेवल के लोग क्वेश्चन लाते अपनी क्लास में। वही घास भूसा वाला सवाल लेकर आओगे तो समीक्षा अधिकारी थोड़े बन पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल दोस्तों जनसंख्या नगरीकरण का सवाल है। ये चैप्टर तो कोई छूता ही नहीं है, लास्ट में पढ़ेंगे। कब? जब परीक्षा आ जाएगा उसके 10 दिन पहले। 2 चीज हम नहीं पढ़ते हैं। क्या क्या नहीं पढ़ते? एकदम इसको नहीं पढ़ेंगे, करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे। क्यों? अरे भाई जो पढ़ना डेली पढ़ते हुए चलिए, ठीक है। आइए क्या लिखा है, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। सबसे कम मलिन बस्तियां कहां रही है? सब अपने आप में टॉप शहर है। अहमदाबाद गुजरात का टॉप शहर, ठीक है। वैसे तो राजधानी गांधीनगर है, अलग बात है। राजस्थान, जयपुर दोस्तों राजधानी है, जयपुर का भी नाम है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। बंगलुरु। अब बताऊं, जिस बच्चे को तुक्का मारना है ना, तुक्का मारने वाला कहां तुक्का मारेगा? ये जितने तुक्का मारने वाले लोग हैं, कुछ लोग सिखाते हैं कैसे तुक्का मार के सारे सवाल सही करें। मारो तुक्का, बेंगलुरु मारो तुक्का ना, चलो गलत है। और बताओ, ठीक है। अब कुछ लोगों को लगा होगा बुलडोजर बाबा आ गए तो लखनऊ उत्तर सही हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मेहनत लगता है मलिन बस्तियों को साफ करने में। मलिन बस्तियां कहां पर नहीं है दोस्तों? सबसे, इन चारों में सबसे कम मलिन बस्तियां कहां पर हैं? तो याद रखेगा अहमदाबाद में। अगर आपको सही जानना है तो लगा झटका ना। इसको ऐसे याद कर सकते हो कि मोदी जी ने गुजरात को बढ़िया बना के चमका के तब वो देश की सेवा करने निकले, ठीक है। इसलिए अहमदाबाद हमेशा दिमाग में रहेगा, नहीं भूलोगे अब,
ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या है कितनी संख्या दोस्तों? तो अभी भी भारत में लगभग 65 मिलियन लोग कहां रहते हैं? इन मलिन बस्तियों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि 1 मिलियन में कितने होते हैं दोस्तों? 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं। कितने लाख होते हैं दोस्तों? 10 लाख लोगों का 1 मिलियन होता है। आप सोचो कि 65 मिलियन मतलब कितना हो गया, समझ रहे हैं? उसी तरह से आगे लिख रहा है मलिन बस्तियों का सर्वाधिक संख्या कहां पर है? तो दोस्तों सर्वाधिक संख्या इसका महाराष्ट्र में। कहां पर दोस्तों? महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में, और मुंबई के अंदर दोस्तों कहां? तो मुंबई में एक प्रसिद्ध मलिन बस्ती है जिसका नाम है धारावी। क्या नाम दोस्तों? आपने एक मूवी देखा होगा स्लम डॉग मिलियनेयर, ठीक है, स्लम डॉग मिलियनेयर। नहीं देखा तो देख लीजिए, ये पूरी धारावी की कहानी आपको मिलेगी। राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम दोस्तों कब शुरू किया गया था? भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम। क्या मलिन बस्तियों में क्या करेंगे? विकास करेंगे। ये कार्यक्रम आज का नहीं, ये कार्यक्रम स्टार्ट हुए दोस्तों कई वर्षों के, 1996 में कार्यक्रम शुरू हुआ है। आप सोचो कितना हो गया, सीधे सीधे 23 4 27 साल, ठीक है। 27 साल से कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन झुग्गी झोपड़ियां और बस्तियां खत्म नहीं हुई, ठीक है। कितना चीजें पहुंच पाई आज मलिन बस्तियों तक, आप जानते हैं, ठीक है। तो ये आंकड़ा है जो अब कल को ये पूछ सकता है आयोग अगर आपसे ये पूछ दे तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। फिर आप कहोगे सर पता नहीं कहां से सवाल बना दिया। अरे आयोग के दिमाग में था, यहां से निकल के यहां चला गया। यही पूछ लिया आयोग ने, यही दिया हमने अपनी जीएस की किताब में, ठीक है। लोग कंपेयर कर रहे हैं, जितना करना हो कंपेयर करो, हम तो अपनी इच्छा से किताब लिखते हैं, ठीक है। अपनी इच्छा से जो समझ में आया कि इसमें यही लिखना है लिख देते हैं, ठीक है। चिंता नहीं करते हैं। आगे आ जाओ, अगला सवाल करते हैं, ठीक है। कुछ लोग समय देख ले रहे होंगे, बहुत लेट हो रहा होगा, ठीक है। समय देख रहे होंगे कि कब ये क्लास खत्म होगी। आगे देखिए, राज्य व्यवस्था का सवाल है। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? याद रखेंगे 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। क्यों इसका गठन किया गया था? क्योंकि वही कुछ दिन पहले आजादी मिली थी, पहला लोकसभा चुनाव हो गया था, देश को विकास की जरूरत थी और पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो रही थी। तो ये हुआ कि पंचवर्षीय योजना तो बन जाएगी, उस पंचवर्षीय योजना की निगरानी कौन करेगा? तो एनडीसी बनाया गया शुरुआत में, ठीक है। तो इस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को बनाया गया, याद रखेंगे। पहला सवाल दे रहा दोस्तों कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष पदेन होता है दोस्तों। पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अच्छा, अगर मैं बच्चों से पूछ लूं कि बेटा ये बताओ पदेन का मतलब क्या होता है? देखिए, पदेन जहां लग गया उसका मतलब होता है कि ये प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष के लिए नहीं, इस प्रधानमंत्री को किसी अन्य कार्य के लिए चुना गया, उस कार्य के साथ साथ उन्हें यह भी जिम्मेदारी दी गई, इसीलिए कहा जाता है पदेन अध्यक्ष। इसी तरह उपराष्ट्रपति का पद आप पढ़ते हैं तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी उपराष्ट्रपति अपना कार्य करते करते क्या करेगा? उसके साथ ही साथ राज्यसभा के सभापति का भी कार्य करेगा, इसलिए हम पदेन शब्द लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये जो प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों, ये प्रधानमंत्री नीति आयोग के भी पदेन अध्यक्ष होते हैं। किसके अध्यक्ष? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ दोस्तों? याद रखेंगे 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुआ। आगे बढ़िए, क्षेत्रीय परिषदें किस प्रकार की निकाय हैं? ठीक है, क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण हुआ। ये दोस्तों किस प्रकार की निकाय होती हैं? तो याद रखेगा दोस्तों, इन्हें विधिक निकाय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें विधिक निकाय कहते हैं। परीक्षा में देता संवैधानिक शब्द, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। संवैधानिक शब्द कभी आप तब उत्तर चूज करेगा जब उस चीज के बारे में संविधान में बताया गया हो। जैसे क्या क्षेत्रीय परिषदों से संबंधित कोई अनुच्छेद है हमारे संविधान में? नहीं सर, नहीं है, ठीक है, नहीं। क्या नीति आयोग संवैधानिक आयोग है? नहीं सर, संवैधानिक आयोग तब होगा जब उसका वर्णन संविधान में हो। देखो शॉर्टकट बता रहा हूं, ठीक है। तो याद रखेगा, ऐसे में चाहे लिखेगा विधिक आयोग या फिर लिखेगा वैधानिक आयोग, विधिक लिख सकता है या फिर वैधानिक लिख सकता है। तो किस प्रकार का आयोग है दोस्तों? यह वैधानिक आयोग या वैधानिक निकाय है। अगला लिख रहा है, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? वो अधिनियम बताइए, ये भी आजकल सवाल पूछ रहा है। तो इसका गठन हुआ था दोस्तों 1956 में, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था उसके तहत। किसके तहत हुआ था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया था, पुनर्गठन अधिनियम जो हुआ था, आया था, उसके तहत दोस्तों इसका भी गठन किया गया। एक सवाल और आ जाता है कि क्षेत्रीय परिषदों की कुल संख्या सर कितनी है?
कर दिए हमें परेशान, ठीक है, आ जाओ, सब सीख जाओगे तुम लोग, ठीक है, आ जाओ, ऐसे कर लो। तो देखो एक है उत्तर दिशा में इसलिए उत्तरी कहते हैं, एक है दोस्तों पूर्व पश्चिम दिशा में इसलिए पश्चिमी कहते हैं, एक है दोस्तों पूर्व दिशा में इसलिए पूर्वी क्षेत्रीय गठन कहते हैं, एक है दोस्तों दक्षिण दिशा में इसलिए दक्षिण क्षेत्रीय परिषद कहते हैं, एक है दोस्तों मध्य में इसलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों, मध्य क्षेत्रीय परिषद कहते हैं, और एक है दोस्तों पूर्वोत्तर, ठीक है, या उत्तर पूर्व, ठीक है, या उत्तर पूर्व याद कर लो या पूर्वोत्तर, ठीक है, ये हो गया 6। तो टोटल संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 6। कई सारी जगह पे दोस्तों 5 भी दिया गया, ठीक है, तो 5 इसलिए दिया गया है कि मध्य को जोड़ के 5, उत्तर पूर्व का निर्माण बाद में हुआ था इसलिए इसे बहुत लोग शामिल नहीं करते हैं, ठीक है, मैंने फिलहाल आपको 6 बता दिया, तो ये सब कुछ याद रखेगा, ये भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सवाल है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, आगे अभी तो पढ़ना शुरू किए भाई, अभी तो केवल वो विषय पढ़ा रहा हूं जो आप पढ़ते हैं, मजा तो तब आएगा जो आप नहीं पढ़ते हैं। साइंस एंड टेक पढ़ना ही नहीं है, एग्रीकल्चर देखना ही नहीं है, दूर, अर्थशास्त्र ओहो बहुत कठिन, नहीं नहीं ये भी नहीं पढ़ना है, तो वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाना तो बाकी है, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, आप देखते चलिए, ठीक है। तो मेंस 2021 का सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, जो सही सुमेलित नहीं वो बताइए। लिख रहा है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के लिए लिख रहा है दोस्तों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए लिख रहा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर के लिए लिख रहा है कि सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा के लिए लिख रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट। सर बहुत कंफ्यूजन है, सही बताएं तो नहीं बता पाएंगे, ठीक है, आइए घबराइए मत, मैं आपको सिखाता हूं पहले, ठीक है। जैसे यहां पे लिख दिया दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस, बात को समझिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस सबसे पहले इसमें 2 चीजें पूछता है, एक पूछता है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, ठीक है, तो सूत्र पूछिए तो बताएगा CaSO4 हाफ H2O, क्या बताएंगे दोस्तों, CaSO4 हाफ H2O। इसी तरह का एक सूत्र दोस्तों जिप्सम के लिए भी होता है, किसके लिए होता है, जिप्सम के लिए, एकदम ठीक इसी तरह का होता है, क्या होता है दोस्तों, यही आंकड़ा लिखेगा CaSO4, इस हाफ की जगह हो जाता है 2H2O, क्या हो जाता है दोस्तों, 2H2O। ये तो बात आ गई तब मैंने बता दिया। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये अभी जो लिख रहा है दोस्तों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ना, ये ऑक्सीक्लोराइड गलत लिखा है, क्या कहते हैं, देखिए इसमें Ca है ना, इसलिए Ca माने क्या हो जाता है दोस्तों, कैल्शियम हो जाता है, Ca मींस क्या हो जाता है, कैल्शियम हो जाता है, ये Ca क्या हो गया दोस्तों, ये कैल्शियम हो गया। ये दो SO4 और 2H2O लिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, SO4 मतलब सल्फेट हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट हो जाता है, और जो H2O लिख रहा है, हाफ H2O जो लिख रहा है दोस्तों, ये हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। मैंने पीछे हाइड्रोक्साइड बोला, क्या हेमीहाइड्रेट कहा जाता है, ठीक है, ये दोस्तों इसका एग्जैक्ट नाम है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, अच्छा यहां पे देखिए, एक मिनट, ये तो सही था भाई, हमें लगा यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा हुआ, ठीक है, ये तो सही था, ठीक है, ये सही था, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो लिखा है यहाँ गड़बड़ है, ठीक है। ये ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों बिल्कुल सही लिखा, ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, याद रखेंगे, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, ये भी इसे कहा जाता है क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है, ठीक है, ये बल्कि सही है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर को दोस्तों विरंजक चूर्ण कहा जाता है, ठीक है, परीक्षा में दोस्तों विरंजक चूर्ण भी देता है परीक्षा में, बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं। देखिए विरंजक चूर्ण अलग से कुछ नहीं है, ये यही है, ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे दोस्तों, इसे लिखेंगे विरंजक चूर्ण। यहां देखिए कंफ्यूजन क्यों हो रहा है मैं आपको बता दूं, ये दूर दूर लिखा गया, अगर एक सामने लिखा होता तो कंफ्यूजन नहीं होता। तो जो गलत है दोस्तों, क्या गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। ये देखिए वॉशिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर, देखिए बेकिंग पाउडर जो होता है ना, ये खाया जाता है, ये खाने का होता है, इसको खाने का सोडा कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, इसे खाने का सोडा कहते हैं, ठीक है। बाटी चोखा वगैरह बनता है तो बाटी में पड़ता है, मटर को सही करने के लिए पड़ता है, ये होता है, ठीक है। तो खाने का सोडा हमेशा बाई करते हैं, खरीदते हैं, याद रखेगा, तो बाई करते हैं। और वॉशिंग पाउडर क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, तो याद रखेंगे वॉशिंग पाउडर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, क्या हो जाएगा, ये सोडियम कार्बोनेट होता है, और ये सही लिखा हुआ है। बेकिंग सोडा जो खाने वाला होता है, खाने के साथ साथ हमेशा याद रखिए इसमें एक शब्द सोडियम के साथ जो खाने वाला होता है उसमें बाई शब्द लगाइए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। चूना पत्थर का दोस्तों क्या होता है, तो चूना पत्थर का होता है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होता है दोस्तों, इसका हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो बच्चे यहां भी कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने ये भी दे दिया आपको, कैल्शियम कार्बोनेट, ये चूना पत्थर को कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह पेट में जो पथरी होती है ना, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, पथरी को कहा जाता है दोस्तों कैल्शियम ऑक्जिलेट, क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, ऑक्जिलेट, ठीक है, ऑक्जिलेट, ठीक है। जो पेट में पथरी पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्जिलेट कहते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। सर
विश्वास नहीं हो रहा है कि हिंदी का मास्टर जीएस पढ़ा रहा है, ठीक है, हिंदी का मास्टर जीएस। लोग वैसे पता नहीं क्या मेरी छवि बन गई है लोगों के सामने, लोग हिंदी का मास्टर मुझे समझते हैं। विश्वास कीजिए, सच बताओ मैं मास्टर केवल कॉमर्स का हूँ सर पढ़ाते कुछ और हैं, हम देखते कुछ और हैं, आप बताते कुछ और है। अब देखिए भाई, मेरा इंटरमीडिएट कॉमर्स है, मैंने बीकॉम कर रखा है, मैंने एमकॉम भी कर रखा है, मैं सीपीटी भी क्वालिफाई हूँ, मैं आईपीसीसी का भी एक पेपर क्वालिफाई हूँ, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, एक ही पेपर, फिर वापस आ गया, फिर आ गया यहाँ पे काम करने, ठीक है। तो इस तरह से मैं क्या हो गया दोस्तों, मैं हो गया यहाँ पर सीधे सीधे बीकॉम का स्टूडेंट जो इकोनॉमिक्स वगैरह जानता है, अकाउंटेंसी जानता है, ठीक है, और विधिवत जानते हैं, अभी भी सारी चीज़ें याद हैं, ठीक है। लेकिन अब पढ़ाना क्या है, तो पढ़ाना जीएस पसंद है, बच्चे हमें हिंदी का मास्टर समझते हैं, इसलिए हिंदी में समझ में आता उन्हें, ठीक है। खैर जो भी हो, आप पढ़िए, पढ़ने से मतलब रखिए। मेंस 2021 का एक सवाल आया था कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील पूछेगा तो बताएगा दोस्तों विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों दोस्तों जल में घुलनशील हैं। अब क्या करें भाई, दोनों क्या करें, यहां पे एक ऑप्शन देना चाहिए था बी और सी दोनों ना, तो याद रखेगा बी और सी ये दोनों दोस्तों जल में घुलनशील हैं, याद रखेगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए, अब आयोग ने अगर ऐसा सवाल कुछ दे दिया तो फिर लड़ाई हो जाएगी, ठीक है, तो ये भी याद रखेगा। इसी तरह पूछता दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो वसा में घुलनशील विटामिन है कीड़ा, क्या याद रखेंगे दोस्तों, कीड़ा याद रखेगा, ठीक है। ADE के उल्टा लिखेंगे तो कीड़ा हो जाएगा, कीड़ा। अब कैसे याद रखेंगे, एक्चुअली भूल जाते हैं सब लोग, ठीक है। तो याद रखेगा जल में वसा में घुलनशील, वसा क्या होता है, जल से, जल तो बहुत तरल होता है, वसा क्या होता है दोस्तों, वो ज्यादा लिक्विड नहीं होता, थोड़ा ठोस में थोड़ा सा भी होता है, तो उसके ऊपर चलना आसान होता है, मच्छर वगैरह चल सकते हैं, कीड़े चल सकते हैं, इसलिए कीड़ा याद रखेगा। तो वसा का संबंध किससे दोस्तों, कीड़ा से है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा विटामिन की खोज और विटामिन का नामकरण किसने किया है, ठीक है। तो इसका नामकरण किया दोस्तों फंक ने, किसने किया दोस्तों, पूछता सवाल कि विटामिन का खोज किसने किया, तो क्या बताएंगे दोस्तों, विटामिन का खोज किसने किया है, फंक ने किया है, तो ये भी सवाल याद रखेगा, ठीक है। इसी तरह से लिखा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, पहले बताइए विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है या रासायनिक नाम पूछता है, क्या पूछता है दोस्तों, रासायनिक नाम पूछता है, ठीक है। तो इसका नाम है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड, क्या नाम है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों इसका नाम है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। और इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, तो याद रखेगा इसी एस्कॉर्बिक से याद रखेगा स्कर्वी नामक रोग होता है, कौन सा, स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, स्कर्वी रोग। सर यहां विटामिन बी के बारे में नहीं बताया, विटामिन बी का दोस्तों फैमिली होता है, ठीक है, इसका क्या होता है दोस्तों, फैमिली होता है, ठीक है। इसकी फैमिली में दोस्तों विटामिन B1 से लेकर के विटामिन B12 तक के दोस्तों पाए जाते हैं, ठीक है, क्या पाए जाते हैं, विटामिन बी, इसीलिए कहा जाता है विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, क्या कहते हैं दोस्तों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये B1 से लेकर के B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B12, ठीक है, ऐसे होते हैं दोस्तों, तो इनका नाम होता है, ठीक है, जिसमें B12 दोस्तों कोबाल्ट को कहा जाता है। खैर ये सारी बातें आप याद रखेंगे, ये तो जीव विज्ञान के सवाल होंगे, ठीक है। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से समीक्षा अधिकारी के लिए 2 स्पेशल किताबें हमने लॉन्च कर रखी है दोस्तों। एक तो हिंदी की किताब है, एकमात्र ऐसी किताब जो चारों ऑप्शन की व्याख्या करती है, हर एक चैप्टर में 500 सवाल देती है। ये जीएस की किताब है, इसमें पैटर्न ये फॉलो किया गया कि आयोग आपसे क्या क्या पूछ सकता है, आज जो पूछा ठीक है, कल उस प्रश्न से और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, वो सारी चीजें आपको यहां मिलेंगी। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही नहीं है, यहां तो जगह नहीं है इसलिए कम है, इस किताब में और भी ज्यादा है। ऐसे दोस्तों 12,000 पॉइंट मैंने यहां पर कवर कर रखे हैं, ठीक है, तो साथ साथ पढ़ते चलिए, बहुत मजा आएगा। किताबें मिलेंगी कहां से, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाइए, या फिर स्टडी 91 का एप्लीकेशन या वेबसाइट पे चले जाइए, वहां से आप ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला चैप्टर दोस्तों इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स से मेंस 2021 का सवाल देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार क्या करिए, व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि किसकी स्थापना कब हुआ है, इसके लिए मैंने एक अलग चार्ट यहां पे दे दिया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, याद रखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को RRB कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, RRB। क्यों RRB कहते हैं, क्षेत्रीय को इंग्लिश में कहते हैं रीजनल, ग्रामीण को कहते हैं रूरल, और बैंक को कहते हैं बैंक, तो RRB मतलब क्या हो गया, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। इसकी स्थापना 1975 में हुआ था, कब हुआ था दोस्तों, 1975 में हुआ था, तो ये पहले आप याद रखेगा। दूसरे नंबर पे याद रखेगा नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना दोस्तों 1982 में हुआ है। नाबार्ड का फुल फॉर्म आपसे पूछता है, ठीक है, तो याद रखेगा नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, नेशनल, पहला वर्ड नाबार्ड में देखिए लिखेंगे NABARD, नाबार्ड का ये फुल फॉर्म हो गया। अब यन माने तो हो गया नेशनल, ठीक है, नेशनल, और नेशनल के साथ याद रखेगा बैंक, नेशनल बैंक
फार, अब यहां से देखिए बैंक फार यहां पर आ जाएगा, आर फार हो जाएगा रूरल, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, एक सॉरी पहले आर नहीं पहले ए है ना, तो ए फार हो जाएगा एग्रीकल्चरल, रूरल एग्रीकल्चरल एंड कौन सा हो जाएगा, आर फार हो जाएगा रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट, ठीक है। ये दोस्तों इसका परीक्षा में फुल फॉर्म भी पूछता है। इसकी स्थापना 1982 में हुआ था। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम दोस्तों कब आया था, तो ये कार्यक्रम आया था पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 1992-93 में, ठीक है, 1992-93 में। क्रेडिट कार्ड योजना दोस्तों कब आई है, इसको क्रेडिट कार्ड योजना को केसीसी भी कहा जाता है। ये दोस्तों क्रेडिट कार्ड योजना ये 1998-99 में आई है। कब आई दोस्तों, 1998-99 में। अब देखिए आपसे बता दे रहा है, अब यहां पे नाबार्ड आ जाएगा 1982, स्वयं सहायता समूह आ जाएगा 1992-93, क्रेडिट कार्ड योजना केसीसी आ जाएगा 1998, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आ जाएगा 1975। सेट करिए, पहले नंबर पे आ जाएगा, दूसरे नंबर पे नाबार्ड हो जाएगा, तीसरे नंबर पे स्वयं सहायता समूह हो जाएगा, चौथे पे हो जाएगा। तो क्या होगा, 4 1 2 3, 4 1 2 3 मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, आसान भाषा में ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो काम हो जाएगा गड़बड़, ठीक है, और आप कभी भी सही सवाल का जवाब मतलब सही उत्तर आप नहीं दे पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अब तो और डिफिकल्ट सवाल आ गया, पर्यावरण का भाई सवाल आ गया, ठीक है। ये सब तो सर हम लोग पढ़ा ही नहीं जाता है, हाँ? ये सब सर अपन लोग पढ़ते नहीं है, ठीक है। क्या कॉलर टाइट करे, ठीक है, ये डाउन हो जाएगा, इसलिए डाउन हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ढंग से पढ़ो, सारी चीजें पढ़ो, कुछ छोड़ना नहीं अपनी क्लास में। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है, कौन सा स्थल का भाग नहीं है। भाई पर्वत तो स्थल पे होता है सर, ये तो भाग है। सागर, ओहो क्या मजाक दे रहा है, सागर स्थल पे थोड़े होता है, ठीक है। निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र ये तो होता है, शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र ये भी स्थल पे पाया जाता है। तो क्या नहीं पाया जाता है, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र दोस्तों, ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है, ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। अगर पूछा जाए ये किसका उदाहरण है, अगर ये सवाल आए कि है किसका उदाहरण, तो क्या बताएंगे, यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। हाँ चलिए अब आगे देखिए सवाल क्या दे रहा है, लिख रहा है पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो सर ये बात तो हम जानते ही हैं कि पृथ्वी के 2/3 क्षेत्र पर जल है, ठीक है, जल है, इसका मतलब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि महासागर फैला हुआ है। अब देखिए यहां पर महासागर दे देता है, कभी दोस्तों जलीय पारिस्थितिकी तंत्र दे देता है, कभी दोस्तों समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र दे देता है, ठीक है। कोई दिक्कत आपको कहीं, मतलब कुछ भी दे, एक ही बात है ना, हम यहां अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते, पता नहीं एग्जाम में क्या ऑप्शन बना के दे दे, इसलिए पहले से लट रखिए। लिख रहा है सर्वाधिक अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र कौन होता है, तो अस्थाई भी महासागर को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों देखो जमीन पे ना ये पहाड़ वहाड़ कुछ दिन में खत्म हो जाएंगे, ये सब काटेंगे, इसका पत्थर बनेगा, बालू बनेगा, गिट्टी बनेगा, रोड बनेगा, सब बनेगा, पहाड़ वहाड़ बचेंगे नहीं, ये दुनिया जितने पेड़ सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है, सब खत्म हो जाएंगे। क्यों, दुनिया का सबसे खतरनाक अगर कोई जीव है तो है मनुष्य, मनुष्य से डेंजर कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है, मनुष्य से डेंजर कोई हो ही नहीं सकता, और मनुष्य से बेवकूफ भी कोई नहीं हो सकता। क्यों, मनुष्य को पता है हमारे लिए ऑक्सीजन जरूर, लेकिन पेड़ भी काटना आवश्यक है, नगरीकरण तो अति आवश्यक है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों जो स्थल खंड हमारा है उसको चौपट करने का काम खुद मनुष्य करते हैं, तो एक दिन खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहा गया कि अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, समुद्र, समुद्र पर अभी भी नियंत्रण नहीं है, ठीक है, इसलिए बचा हुआ है, सबसे सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक है दोस्तों, तो जैव विविधता आवश्यक है। क्या आवश्यक है दोस्तों, जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता ये आवश्यक है दोस्तों, इसको भी याद रखेगा। जैव विविधता का संरक्षण अगर किया जाए ये दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब पूछा जाता है एक सवाल कि जैव विविधता का संरक्षण का सबसे ज्यादा भारत में कहां है, तो सवाल ये आता है, तो बताइए दोस्तों, जैसे पश्चिमी घाट में, ठीक है, पश्चिमी घाट में देखा जाता है, जैसे पूर्वोत्तर हिमालय में, पूर्वोत्तर हिमालय का जो हिस्सा दोस्तों वहां भी देखा जाता है, ठीक है, जैसे जो वो होता है क्या बोलते हैं, सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा है, वहां भी दोस्तों ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब याद रखें कि जैव विविधता भारत में कहां कहां दिखती है, ये भी सवाल परीक्षा में आता रहता है, ठीक है। आगे बढ़िए, कृषि वाले चैप्टर से सवाल देखते हैं, ठीक है। सर ये तो पक्का हम लोग नहीं पढ़ते हैं, इसके लिए हमें कोई किताब ही नहीं पता, इसलिए हम लोग पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। देखिए पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे किताब ढूंढिए चाहे जो भी हो, ठीक है।
आइए सवाल लिखा है दोस्तों काशी लालिमा। काशी लालिमा दोस्तों एक किस फसल की प्रजाति, आपको केवल इतना बताना है। लिखा है गाजर की है, भिंडी की, हमें भी नहीं पता था, लेकिन क्या करें, मेहनत तो करना पड़ेगा ना, भाग नहीं सकते ना, और पेट से सीख के आए नहीं है, सब यही सीखे हैं। तो याद रखिएगा काशी लालिमा जो दोस्तों ये भिंडी की प्रजाति है। किसकी प्रजाति दोस्तों? काशी लालिमा ये भिंडी की प्रजाति है। दुख तो दोस्तों उस दिन हुआ जिस दिन पता चला कि भिंडी दोस्तों क्या होती है, फल की श्रेणी में आती है, ठीक है। दुख उस दिन होता है, ठीक है, सब्जी में नहीं आता है, भी याद रखेगा। लिख रहा हिसार मधुर हो गया, हिसार रसीली हो गया। ये मधुर और रसीली दोस्तों किसमें आते हैं? खूब रस किसमें भरा होता है दोस्तों? गाजर में। किसमें भरा होता है? गाजर में। तो याद रखेगा पहली बात है गाजर की प्रजाति है। हिसार मधुर और हिसार रसीली ये गाजर की प्रजाति है। लिख रहा पूसा शीतल, पूसा 120, पूसा रूबी, ये दोस्तों किसकी प्रजाति है? तो दोस्तों शीतल, पूसा शीतल या 120 दोस्तों ये टमाटर की है, क्योंकि एक बार जब टमाटर का दाम महंगा होता है ना तो 120 छोड़े 220 भी क्रॉस कर जाता है, ठीक है। इस तरह से इसको मैंने याद रखा। अगला है दोस्तों भीमा सुपर, ये भीमा याद रखेगा। भीमा नाम जो है दोस्तों, भीमा सुपर, भीमा लाल, भीमा श्वेता, ये किसमें दोस्तों? तो भीमा जो है दोस्तों ये प्याज की प्रजाति है। दोस्तों प्याज और टमाटर, ठीक है, साल 2 साल में एक बार महंगे जरूर होते हैं। जिस बार महंगे होते हैं कई लोग करोड़पति अरबपति बन जाते हैं प्याज और टमाटर बेच के, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। सर आपने सब बता दिया, लेकिन सर आपने भिंडी का नहीं बताया। तो भिंडी में दोस्तों क्या क्या याद रखना है? एक तो आप काशी लालिमा याद रखिए, जो इंपॉर्टेंट आपके लिए, काशी लालिमा याद रखिए। एक दोस्तों आप याद रखिए काशी चमन, याद रहेगा क्या आपको? काशी लालिमा और काशी चमन ये किसके प्रजाति होते हैं दोस्तों? ये भिंडी की प्रजाति होती हैं, तो इसको भी याद रखेगा। देखिए जब आप पढ़ रहे हो ना 2-4 तो आप अलग से पढ़ ही लीजिए, ठीक है, 2-4 पढ़े रहेंगे तो सही हो जाएगा। ये जो पूसा लिखा है पूसा शीतल ना, इसी तरह से इसमें भी एक पूसा आता है, पूसा सावनी। क्या आता है दोस्तों? पूसा सावनी, वो भी दोस्तों इसी की प्रजाति है, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिख रहा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? ये देखिए प्री का सवाल है, प्री 2021 का सवाल है, तो इसको भी देख लीजिए कि प्री 2021 में क्या पूछा गया। ये साइंस एंड टेक का सवाल है, क्योंकि साइंस एंड टेक में मेंस के सवाल नहीं दिखे, इसलिए दोस्तों यहां आ गया। अब लिख रहा है दोस्तों 1 बाइट में 8 बिट्स होता है, बिल्कुल सही है। ये क्या दोस्तों? ये सत्य कथन है, ठीक है। इसके अलावा 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, यह भी दोस्तों सही है, ठीक है, ये भी याद रखेगा, ठीक है। 1 गीगाबाइट में 1024 किलो बाइट होते हैं, किलो बाइट नहीं होता दोस्तों, गीगाबाइट लिखा है ना तो यहां मेगाबाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? यहां होना चाहिए मेगाबाइट्स, तब होता सही, ठीक है। बाकी टेराबाइट में गीगाबाइट होता है, ये भी सही है। तो 1 बाइट बराबर क्या हो जाता है दोस्तों? अपने भाषा में लिखें तो बिट होता है। आपको पता है बिट किसे कहते हैं दोस्तों? ये जो बिट लिखा गया है ना BIT, ठीक है, बी माने होता है दोस्तों बाइनरी, बी माने क्या होता है दोस्तों? बाइनरी, ठीक है। और ये जो IT लिखा है दोस्तों ये डिजिट शब्द से लिया गया। किससे लिया गया दोस्तों? बाइनरी डिजिट, ठीक है, इसी डिजिट से इट लिया गया है, इसी से बना है दोस्तों बिट, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। अब पूछा दोस्तों 1 किलो बाइट में तो 1024 क्या होते हैं दोस्तों? बाइट होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? बाइट होते हैं। गीगाबाइट में क्या होता है दोस्तों? 1024 मेगाबाइट होता है। क्या होता है दोस्तों? यहां पर क्या हो जाएगा? मेगाबाइट हो जाएगा, ठीक है। यहां टेराबाइट में क्या होगा दोस्तों? तो 1024 गीगाबाइट हो जाएगा, ठीक है, गीगाबाइट हो जाएगा, गीगाबाइट हो जाएगा। एक जो बीच में छूट रहा था दोस्तों वो छूट रहा था केबी, केबी के बाद एमबी छूट रहा था, ठीक है। 1 MB मतलब मेगाबाइट पूछ सकता था आपसे। 1 मेगाबाइट बराबर क्या होता है? तो 1024 किलोबाइट होता है। क्या होता है दोस्तों? किलोबाइट होता है, जो यहां पर नहीं दिया गया है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ नया पढ़ लेते हैं, जैसे टेराबाइट, 1 TB तो आप जान ही गए हैं। अब टेराबाइट के बाद किसका नंबर आता है? 1 पेटाबाइट होता है। क्या होता है दोस्तों? 1 पेटाबाइट होता है। 1 पेटाबाइट में दोस्तों सीधा सीधा 1 TB होता है, 1 TB लिख दे रहा हूं शॉर्टकट में, TB, ठीक है। इसी तरह से और आगे आएंगे तो दोस्तों क्या 1 TB नहीं, सॉरी 1, ठीक है, 1 TB भी कर सकते हैं, 1 TB 1 टेराबाइट हो जाएगा, ठीक है, 1 टेराबाइट हो जाएगा, सही। 1 TB बराबर नहीं 1024 टेराबाइट होगा ना, ये हम सोचना है कि एकदम सेम कैसे हो जाएगा। 1024 टेराबाइट, 1024 TB जब जुड़ेगा तब दोस्तों ये पेटाबाइट होगा। पेटाबाइट के बाद किसका नंबर आता है दोस्तों? पेटाबाइट के बाद नंबर आता है एक्साबाइट का। 1 एक्साबाइट बराबर क्या हो जाता है? 1024 पेटाबाइट हो जाता है, यानी PB हो जाता है, पेटाबाइट हो जाता है, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे आएगा जेट्टाबाइट। 1 जेट्टाबाइट क्या होगा दोस्तों? 1 जेटाबाइट होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? तो पुनः 1024 एक्साबाइट हो जाता है। फिर लास्ट में दोस्तों आता है योटाबाइट। क्या आता है दोस्तों? योटाबाइट आता है, ये आखिरी है। इसमें होता है दोस्तों 1024 जेटाबाइट, ये जेड भी आ जाएगा, ठीक है, ये होता है। तो पहले जेड होता है बाद में वाई होता है, ये लोग जल्दी नहीं जानते हैं,
भूल जाते हैं, ठीक है। 1024 सब जगह रहेगा कॉमन, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। ये दोस्तों आपके साइंस एंड टेक का सवाल हो गया, या फिर इसे आप कंप्यूटर से संबंधित सवाल भी मान सकते हैं, ठीक है। मेंस 2021 का एक सवाल और देखिए, ये यूपी स्पेशल का सवाल है। सवाल लिख रहा है दोस्तों, आपको बताना है कि किसका गठन कब हुआ है, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे लिख दिया संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी दोस्तों सबसे पहले बना था वर्ष 1952 में, ठीक है। सबसे पहले संगीत नाटक अकादमी बना है। फिर 254 में ललित कला बना है, ठीक है। संगीत ट नहीं होता दोस्तों, संगीत होगा, ठीक है। फिर 1954 में क्या बना, ललित कला अकादमी बना है, ठीक है। राष्ट्रीय नाट्य अकादमी दोस्तों कब बना है, यह बना दोस्तों 1959 ईस्वी में। और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र दोस्तों कब बना है, ये बना दोस्तों 1979 में, ठीक है। कब हुआ दोस्तों, 1989 में सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। यहां पे आप मैच कराएंगे दोस्तों तो आपको सीधा सीधा मैचिंग मिल जाएगा ये, ठीक है। तो उत्तर क्या बन जाएगा दोस्तों, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, सही है ना। 1 2 3 4 ये आपका राइट आंसर है। ये सवाल भी दोस्तों परीक्षा में अब बार बार यहां से सवाल आते हैं, आप देखते चलना, आगे अभी और भी करेंगे तो पता चलेगा। मेंस 2021 के सवाल में दोस्तों विविध से संबंधित सवाल है, आपको ये बताना है कि किसका संबंध किससे। पढ़ने के बाद इसमें एक ही नाम है जो आप सभी बता सकते हैं, दोस्तों एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन का संबंध दोस्तों हरित क्रांति से है। सर डी का 1 होता है, यहाँ डी का 4 दे रहा है, डी का 4 दे रहा है, ये कंफर्म हो गया कि 2 ऑप्शन गलत है। एक ही ऑप्शन सही है, या तो बी सही होगा या तो डी सही होगा। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, अब बीरबल साहनी की बात करें तो बीरबल साहनी का संबंध दोस्तों जीवाश्म से है। केसी मेहता का संबंध दोस्तों पादप रोग विज्ञान से है। और माहेश्वरी जी का संबंध दोस्तों भ्रूण विज्ञान से है। तो जब आप मिलाएंगे तो पहले का 3 होगा, दूसरे का 4 होगा, तीसरे का 2 होगा, चौथे का 1 होगा। इस प्रकार दोस्तों इस सवाल में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डी दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका गलत जवाब हो जाएगा। केवल आपको सही ढंग से मैच कराना है, ठीक है। आपने मैच करा लिया तो काम हो गया। यहां देखिए पूछ भी दिया कि बताइए बीरबल साहनी का संबंध दोस्तों किससे है, तो बीरबल साहनी ने काम किया था जीवाश्म के क्षेत्र में। किसमें काम किया था, जीवाश्म में। केसी मेहता ने दोस्तों किसमें काम किया था, पादप रोग विज्ञान में के क्षेत्र में, पादप रोग विज्ञान के क्षेत्र में। पी माहेश्वरी जी का संबंध किससे दोस्तों, भ्रूण से संबंधित इन्होंने काम किया है। एमएस स्वामीनाथन दोस्तों याद रखेगा हरित क्रांति, कृषि में दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं, कृषि में हरित क्रांति की बात करते हैं, तब दोस्तों एमएस स्वामीनाथन की बात आती है। इसके अलावा दोस्तों हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, वर्ल्ड वाइड किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ये विश्व में दोस्तों इन्हें कहा जाता है। भारत की बात करेंगे तो भारत में एमएस स्वामीनाथन को ही जनक कहा जाता है। वर्गीज कुरियन दोस्तों श्वेत क्रांति का जनक इन्हें कहा जाता है। किसका जनक, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, ठीक है। दुग्ध क्रांति भी इसी को कहा जाता है, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। यहीं पे दोस्तों आज का सेशन होता है समाप्त। बहुत मेहनत लगता है इस तरह की क्लास बनाने में, इसके लिए दोस्तों मैं कहता हूं कि अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिए और कमेंट करिएगा कि हाँ सर ये क्लास हमारे लिए कितना लाभदायक है, ठीक है। बाकी आप खुद भी ईमानदार हैं तो हम जानते हैं, ठीक है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन विषय के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं, इन्हें आप ऑर्डर करेंगे तो आपको ई बुक फॉर्मेट मिलेगा, आप इसे डाउनलोड करा के खुद से प्रिंट करा सकते हैं। किताबें अगर आप परचेज करेंगे दोस्तों तो किताब बाई पोस्ट आपके घर जाती है, ऑर्डर कर लीजिए, अगले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में जितनी भी दूरी होगी उसी हिसाब से पहुंच जाएगी। मैक्सिमम दोस्तों 4 दिन होता है, ठीक है। और ज़्यादातर किताबें तो 2 दिन 1 दिन में ही पहुंच जाती हैं। अगर आप आउट ऑफ स्टेट कहीं हैं, बाहर किसी दूसरे स्टेट से मंगाना, तब जाके 2-3 दिन लगता है, वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप जुड़े रहिए सीरीज से और अपनी तैयारी आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। पसंद आया सीरीज तो कमेंट करेगा, ताकि और भी इसी तरह की क्लास में आप सभी को दूंगा। आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।